नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेक्ट्रम। मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो हर एक खिलाड़ी के करियर का एक बहुत बड़ा सच है, इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन। जी हाँ, चोट सिर्फ दर्द नहीं देती बल्कि एक नए डिसिप्लिन का दायरा तय करती है। Injury is not just a setback, it's a signal to adapt, evolve and return stronger. हर चोट के पीछे एक सीख होती है और हर कमबैक के पीछे एक स्ट्रैटेजी। जब बात आती है स्पोर्ट्स इंजरीज की तो वो कई तरह की हो सकती है। जी हाँ, शोल्डर में हो सकती है, एंकल में हो सकती है, नी में हो सकती है, लेकिन हमें उसे समझना है, उससे डरना नहीं है। हमारे हर ऑर्गन को संभालते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स करियर बहुत बेहतरीन बना रह सकता है। अगर इंजरी हो भी गई तो हमें इनिशियल स्टेज पे कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं उसके बारे में हमें पता होगा। तो फिर आइए समझते हैं हम स्पोर्ट्स इंजरीज को। Sports injuries do not discriminate. They affect athletes across all levels. From sprains to ligament tears, हर इंजरी का अपना इम्पैक्ट होता है। जैसा कि आप आजकल हमने देखा है कि खेलों के प्रति लोगों का रुझान काफ़ी बड़ा है, बच्चों का, प्लेयर्स का। छोटे छोटे लेवल पे स्कूल्स में इतनी कोचिंग हो रही है। फुटबॉल ले लो, हॉकी ले लो, रेसलिंग ले लो, जूडो ले लो, इन सब गेम्स में लोगों का रुझान खासकर 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद काफ़ी बड़ा है। और जैसे जैसे लोग खेल रहे हैं ऐसे ऐसे डेफिनेटली खेलोगे तो चोट लगेगी। जैसा कि मैं अपने बच्चों को, जो प्लेयर्स मेरे पास आते हैं, उनको बोलता हूँ, इनमें एक कॉमनेस्ट जो चोट है, जो कॉमनेस्ट जो लिगामेंट है जो टूटती है, वो है ACL। ACL क्या होता है? वो होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मतलब घुटने के अंदर की आगे की लिगामेंट जो कि एक क्रॉस बनाती है। ये बहुत ही कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट है। ये स्पेशली उन लोगों में होती है जो कि पिवटिंग स्पोर्ट्स में खेलते हैं, जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, इवन रेसलर्स में भाग रहे हैं और एकदम से पैर ट्विस्ट हो गया। और आम लोगों में भी अगर रनिंग कर रहे हैं या बाइक से भी चोट लग गया, गिर गए, तो उससे भी ये ACL टूट सकता है। तो ये जो लिगामेंट है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये टूट जाए तो प्लेयर को, खिलाड़ी को बार बार घुटने में लचक आनी शुरू होती है और घुटना घूमना शुरू कर देता है। जैसे ही वो लैंड करेगा वैसे ही वो घुटना घूमना शुरू कर जाता है। अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो घुटना ख़राब हो जाता है, कार्टिलेज ख़राब हो जाती है, फिर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि खिलाड़ी खेल ही नहीं सकता। स्पोर्ट्स इंजरीज कितने टाइप की होती हैं? कैसे उनसे बचा जा सकता है? अगर फिर भी हमें चोट लग गई है तो इनिशियल स्टेप क्या होना चाहिए? किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है जिससे हम प्रिवेंशन कर सके? आइए इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए रुख करते हैं हमारे एक्सपर्ट का। अब ये जो हमने देखा है हमारे क्योंकि स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट भी हम लोग चढ़ाते हैं, तो हम लोग प्रिवेंटिव उस पर भी काफ़ी फोकस करते हैं कि क्यों टूट रही हैं, क्यों ये लिगामेंट इंजरी है। तो इसलिए ये कॉमनेस्ट क्यों इतनी ज़्यादा इंजर्ड हो रही है, वो है कि जब हम खिलाड़ी को फटीग में खिलाते हैं, मतलब खिलाड़ी की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, हम फिर भी उसको मजबूर करते हैं या वो खेलना चाहता है, अपना बेस्ट देना चाहता है, तो उस कंडीशन में ये देखा गया है कि लिगामेंट उसी वक्त सबसे ज़्यादा टूटती है। अगर आप इंटरनेशनल फुटबॉल के गेम्स में देखें, वो बार बार, इवन जो खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा है उसको भी बार बार चेंज क्यों करते रहते हैं, ताकि वो फटीग में ना खेले और इस तरह की चोट उसको ना लगे और ये लिगामेंट बार बार इंजर्ड ना हो। कॉमनेस्ट जो इंजरीज़ हमें देखी गई है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है घुटने में। दूसरा जो जॉइंट सबसे कॉमनली इन्वॉल्व है वो है शोल्डर, जो हमारे देखने में आया है, कंधा, और तीसरा है एंकल। सो जब भी चोट लगे तो इमीडिएटली, जो फील्ड पे चोट लग जाए तो इमीडिएटली हमें खिलाड़ी को आइसिंग करनी है। 48 to 72 आवर्स हमें आइसिंग करनी है, जिससे कि वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन है वो कम से कम हो, सूजन कम से कम हो, और जॉइंट को इमोबलाइज़ करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। अगर चोट लग जाए तो ये नहीं है कि उसी वक्त खेलना शुरू कर देना है, दर्द में ही खेलना है।
अपने आप को रेस्ट देना, क्योंकि खेलना तो सालों तक है, सिर्फ कुछ 6 महीने या 8 महीने के लिए तो खेलना नहीं है। अगर खेलना आपको 10 से 15 साल है तो आपको अपनी इंजरी को देखना, अपनी बॉडी को देखना पड़ेगा, और अगर उसमें चोट है तो उसको हमेशा रेस्ट देना पड़ेगा। हर वार्म अप, हर कूल डाउन एक इन्वेस्टमेंट है फॉर अ लॉन्गर हेल्दियर एथलेटिक करियर। तो ऐसा देखने में आया गया है कि जो खिलाड़ी वार्म अप और स्ट्रेच नहीं करते हैं, सीधा ही मैदान में उतर जाते हैं, उनमें चोट ज़्यादा लगती है, या लोग जो खेलते रहते हैं और दर्द में भी खेलते रहते हैं, फटीग मतलब मसल ने जवाब दे दिया फिर भी खेलते रहते हैं, उनमें इंजरी कॉमन है, या लोग खेलने के बाद अपनी स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग ऑफ द मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब खेल नहीं रहे हो तो आपको स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कोर, आपकी बॉडी जो मूव करती है, ये नहीं है कि आप फुटबॉल खेल रहे हो सिर्फ घुटने की, नी की या हिप की एक्सरसाइजेज करनी है, आपको अपर लिम्ब की भी करनी है, क्योंकि बॉडी सारी की सारी यूज़ होती है जब भी आप खेलते हो, और एक भी अगर पार्ट बॉडी का ठीक से रिदम से काम नहीं करेगा तो इंजरी डेफिनेटली होगी। अक्यूट इंजरीज जैसे एंकल स्प्रेन या फ्रैक्चर तुरंत होती हैं। क्रॉनिक इंजरीज जैसे टेंडोनिटिस ओवरयूज की वजह से डेवलप होती है। दोनों का अर्ली डिटेक्शन जरूरी है। टाइप्स ऑफ इंजरीज कौन कौन सी होती हैं हमने जान ली, लेकिन इनका सही टाइम पर ट्रीटमेंट होना भी बहुत जरूरी है, और इसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी। जी हाँ, फिजियोथेरेपी से हम अपनी इंजरी को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। Modern physiotherapy combines movement science with technology. AI-driven assessments, EMG tracking और customized therapy से रिकवरी अब और भी एक्यूरेट हो गई है। एक फिजियोथेरेपी और एक प्लेयर का रोल जो है वो राइट फ्रॉम द डे जब कोई अपनी ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्टार्ट करता है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट का जो रोल है वो उसमें बहुत पहले से शुरू से ही आ जाता है इनफैक्ट। एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हमें उनका पता होता है कि अगर जो इन ऑन फील्ड हमारे कोलीग्स हैं जो कि ऑन फील्ड फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे नो कि इस प्लेयर का क्या वीक पार्ट है, कि किस चीज़ से ये रिकवर कर रहा है। तो आजकल हमने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेयर स्पोर्ट्स टेपिंग के साथ खेल रहे होते हैं, तो और या कोई गैजेट यूज़ कर रहे हैं, दे आर यूजिंग सम बैंड्स लाइक से टेनिस एल्बो बैंड, और सम शोल्डर पे कोई वो यूज़ कर रहे हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल जो है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सेकंड थिंग, हमें प्लेयर का स्ट्रेंथ और वीकनेस साइमल्टेनियसली पता होता है, तो वी टेल देम टू टेक केयर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। अगर कोई फास्ट बॉलर है तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल विद देयर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग। कोई अगर बैट्समैन है, दे नीड टू बी हैव वेरी गुड स्ट्रेंथ इन देयर शोल्डर्स, उनका ग्रिप का, उनका जो फोर आर्म की मसल्स का है। सो दीज स्मॉल थिंग्स दे डू एड टू अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करता है। सो व्हेन अ एथलीट इज़ कमिंग टू अस आफ्टर अ पर्टिकुलर इंजरी, after initial investigation from the sports medicine and orthopedic when they come to us, so we also assess them on our own and we see how bad is the injury. And initially for swelling and pain, our pain relieving and swelling protocol starts basically. So our initial aim is to minimize the damage of the injury basically. So for swelling and pain we do use all our gadgets. After assessing the patient, we use cryotherapy, we use ultrasonics, we use TECAR therapy, and these days we have got high power lasers also that they are supposed to be very effective in pain and swelling management. फिजियोथेरेपी के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिसिन भी। वैसे तो हमेशा से ही कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, लेकिन फिर भी अगर चोट लग गई है तो हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना है। हमें डॉक्टर की गाइडेंस में ही मेडिसिन लेनी है, किसी से सुन के या किसी से जानकर नहीं लेनी है।
अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमें बेनिफिट से ज्यादा हार्म पहुंचा सकती है। ऐसे में हमेशा से ही कहा जाता है कि डॉक्टर को विजिट कीजिए, उनकी कंसल्टेशन के बाद ही अपनी मेडिसिन लीजिए, जिससे 100% रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। So when we talk about sports medicine as such, when there is an injury to a player, you know, if there is a local injury, supposedly there is a knee that was just got injured. Now in sports, it's not always the acute injuries that had happened in one day. In sports, we always have to deal with the injuries that had happened during the course of time. While treating those injuries, we just cannot focus on a knee if the knee is injured. There are certain biomechanical factors, anatomical variations that had happened, and to focus on that simply means that we need to identify the root cause. What are the risk factors that were associated with the injuries? I'll give you a very simple example. If a player comes to me and if he has a knee problem, and the problem in the knee had arisen because that player had a flat foot, and had never focused to work on this flat foot issue but always be working on the knee, he will never be able to find. He will get back to the game and he will come back with the same issues. So there is very important thing that we need to know is biomechanical importance, assessing the risk factors, and then not to focus because he is a player. That nutritional needs of a player is different, the mental needs and the mental conditioning and the requirements of the players are different. So we have to work in all the manner to work for the betterment of the athlete. And so you always need to ask a sports physician when you are prescribing a medication, because there is a list in a sports we call as World Anti-Doping List. You know, WADA has given a list of banned medication for the athletes, and for the reason they are banned is because either they are very much harmful for the athlete or either they are causing the increase in the performance of the athlete. Now anything which is a cheating in sports is clearly banned, and that is one big reason that, you know, we should be really very cautious when we are prescribing any sort of medicine to the athlete if we are not aware about the anti-doping codes. जब भी कोई प्लेयर खेलता है तो उसे चोट लगना लाजमी है, लेकिन कई बार इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती हैं। ऐसे में उसे घबराना नहीं है, उस सिचुएशन को पॉजिटिविटी के साथ डील करना है। हमारे देश में कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं और साथ ही साथ कई टेक्नोलॉजीज भी हैं जिसके जरिए आसानी से ये सर्जरीज की जा सकती हैं और हमारे प्लेयर्स पुरानी तरह अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। When surgery is needed, techniques like arthroscopy and minimally invasive repairs have changed the game. Recovery timelines are shorter, results more consistent. सर्जरी तो हो गई, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद धीरे धीरे हम वापस ट्रैक पर आना शुरू करते हैं, जिसमें हमारा साथ निभाते हैं हमारे फिजियोथेरेपिस्ट। तो क्या कहते हैं हमारे फिजियोथेरेपिस्ट इस बारे में, आइए जानते हैं। We initially put them, as I told, on pain relieving and modalities. Once the pain gets better, we put them on an exercise program for 2 to 6 weeks, and once their muscle gets strength, then we put them on some proprioceptive exercises. For a player, it is very important for them to get back to the sports as ASAP. So we have got some equipments with us which are the latest in the field of sports physiotherapy. We train them in underwater treadmill, we train them in our hydrotherapy pool, and for players who have got some agility, this thing, who are into that, like if a soccer player is there, they need a lot of dribbling and this thing. So we have got a Uber, which is a balanced program. We train them on that. So once this thing is there, then we have got a assessment tool also these days. So we not only test them physically, clinically, we have got where we can actually measure their power. So it's a testing and training equipment. So we test their power every 2 weeks. It's a David equipment where we can test the power of the knee and shoulder, different group of muscles. And once the power is, we found that it is adequate enough, then we put them on some agility exercises and some proprioceptive exercises. That helps them to get back to sports actually. And same as in the post-op cases, depending upon the type of surgery involved.
So we have a protocol for each and every surgery. So if the meniscal repair is there, if meniscal rewound, so the protocols becomes different actually. So after initial isometric exercise and range of motion exercises and cryotherapy, we start with some strengthening exercise gradually with weight cuffs and therabands, and after 6 to 8 weeks depending upon the surgery, we put them in some gym exercises basically for quadriceps, hamstrings and hip strengthening exercises, and followed by some proprioceptive and other exercises basically. हर जॉइंट, हर मूवमेंट पे नजर रखना, ये है मॉडर्न रिकवरी का कोर। रिकवरी इज अ माइंडसेट, रूटीन, प्रिसिजन एंड पेशेंस। फिजियोथेरेपी सिर्फ पेन मैनेजमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और अलाइनमेंट को सुधारने में मदद करती है। स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, लेकिन वो क्योर भी हो जाती हैं। ये हमें समझना है। ये संभव है अगर हम डॉक्टर्स की गाइडेंस में आगे बढ़ें और अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाकर रखें। ऐसा ही हुआ है एक एथलीट के साथ ही। आइए उनसे ही जानते हैं कि उनकी रिकवरी स्टोरी क्या है। पिछले 2-3 साल से मुझे शोल्डर की इंजरी है। तो इंजरी मेरे रिसेंट प्रैक्टिस टाइम पे मुझे पेन आता है शोल्डर में, और काफ़ी बाइसेप टेंडन पूरा ऐसे सोरनेस बहुत ज़्यादा होती थी आफ्टर बॉलिंग। उसके बाद क्या हुआ कि मैं कई बार फिजियो को दिखाया, मैंने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया, और मैं कंटिन्यू बॉलिंग 2-2.5-3 साल से मैं इसी पेन में बॉल कराया, या जो भी मैंने लीग के मैच खेले हैं, स्टेट के जो मैच खेले हैं सारे मैंने इस पेन में खेले। अभी लास्ट ईयर मैंने जून में यहीं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में मैंने दिखाया यहाँ पे दिल्ली में, और यहाँ पे मेरी फिर उन्होंने बाइसेप टेंडन टेयर था, और उसके बाद बोला कि सर्जरी के लिए बोला। देन उसके बाद मैंने अभी जून में सर्जरी भी कराई है। उसके बाद उन्होंने सर्जरी के बाद रिहैब के लिए भेजा यहीं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में। तो उसके दौरान मुझे बहुत सी चीज़ें मुझे पता चला कि जैसे वार्म अप में क्या क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। तो अभी तो मैं रिहैब पे ही हूँ। उसके बाद मुझे जब अभी हो गया 2 से 3 मंथ हो गए मुझे रिहैब करते हुए और ट्रेनिंग करते हुए। यहाँ पे वेट ट्रेनिंग हो गया, और जैसे कि रिहैब ट्रेनिंग में क्या क्या करना है वो मुझे पहले कुछ नहीं पता था। उसके जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया तो मेरा अभी पेन में रिलीफ तो काफ़ी 70 से 80% मैं अभी ठीक हूँ। बैक टू गेम जाने के लिए अभी सर से मेरी जब बात हुई और डॉक्टर से बात हुई, वो बोल रहे हैं कि 1 से 1.5 मंथ में आप प्रॉपर फील्ड पे जा सकते हो। Every recovery journey is personal, built on pain, belief and constant effort. कई बार चोट से बड़ी जीत निकलती है। जब इरादा हो वापस आने का, तो मंजिल दूर नहीं होती। तो ये थी हमारे एथलीट की रिकवरी स्टोरी, जिन्होंने डॉक्टर्स के गाइडेंस के साथ साथ अपनी विल पावर को मजबूत रखते हुए अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लिया है, और आज फिर से वो स्पोर्ट्स में सक्रिय हो गए हैं। ऐसे ही आप भी स्पोर्ट्स में बने रह सकते हैं, चोट से बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर लगातार हम कहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले से ही आप कुछ एक्सरसाइजेस करते रहिए, कुछ मूवमेंट्स करते रहिए, जिससे आपको चोट ही ना लगे, आपकी जो बॉडी है वो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि अगर चोट ना लगे उसके लिए क्या करना है, और अगर चोट लग भी गई है तो उसके बाद का क्योर क्या हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी डाइट पे बहुत अच्छा ध्यान देना होता है। अपनी जो डाइट रिकमेंडेड डाइट है एथलीट में, ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा कैल्शियम, ज़्यादा विटामिन, जितना आपकी एज के हिसाब से और जितना आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से हमेशा डाइट प्रिस्क्रिप्शन है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, जो उनके साथ खिलाड़ियों के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग ऑफ द मसल। जब आप टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हो उस वक्त भी जो आपकी स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और स्टेमिना जो होता है, जो मसल्स का होता है, वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे इंक्रीज़ करना चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम से बिना वार्म अप करके पहुंच गए फील्ड में और एकदम से आप सोचो कि आज हमने 10 किलोमीटर दौड़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको मसल्स को कंडीशन करना पड़ता है, धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ता है।
और हर खिलाड़ी को पता होता है कि हाँ अब इसके बाद हम लोग नहीं खेल पाएंगे, हमें रेस्ट की ज़रूरत है। जब रेस्ट की ज़रूरत है तो डेफिनेटली ब्रेक लेना है गेम से, नहीं तो उसी बात इंजरी हो जाएगी, उसी बात हैमस्ट्रिंग्स इंजरी हो जाएगी, लिगामेंट इंजरीज हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, शोल्डर में इंजरी हो सकती है। तो दूसरा है इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि जब इंजरी हो जाए फील्ड पे सबसे पहले आइजिंग करना है, अपना फिजियो से जो भी ऑन फील्ड फिजियो या स्पोर्ट्स फिजिशियन है उसको दिखाना है। अगर वो रिकमेंड करता है कि आगे नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है, क्योंकि वो एक जो गेम वो है, जो पैशन होता है कि यही गेम मेरे लिए सब कुछ है, ये ऐसा नहीं होता है। आपको खेलना 10 से 15 साल, आपकी लाइफ के 15-20 साल है जो आपको गेम को देने हैं। अगर आप सोचोगे मैं इंजरी में ये वाला गेम खेल लेंगे हम, तो हो सकता है उसके बाद आप खेल ही ना पाओ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। Now, prevention has a lot of role to play because for an athlete, for a sports person, the training part is important. They always train and then after that training, they participate in an event or a competition. Now, on that training phase itself, there is a conditioning, okay? So, the pre-conditioning, post-conditioning phases, they basically work on certain parameters like, stabilizing their biomechanical views and working on a lot of factors that will prevent them from further causing the injury. Professional teams now treat injury prevention as a science. From wearable tech to personalized load tracking, every move is measured. हर elite टीम एक इकोसिस्टम बनाती है जहां परफॉर्मेंस और प्रोटेक्शन दोनों पैरेलल चलते हैं। Data driven prevention is no longer luxury, it's necessity. वेरेबल टेक्नोलॉजी हार्ट रेट, स्लीप साइकिल और एक्सर्शन डेटा ट्रैक करता है। इससे ओवर ट्रेनिंग का रिस्क कम होता है और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड रहती है। तो ये कुछ बेसिक मूवमेंट्स हैं जो आप घर पर भी कर सकते हैं चोटों से बचने के लिए और हेल्दी बने रहने के लिए। प्रिवेंटिव केयर बिगिंस एट होम। सही नॉलेज और थोड़ा कमिटमेंट हर इंजरी को अवॉइड कर सकता है। स्टेबिलिटी ड्रिल्स से जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये छोटी सी प्रैक्टिसेस लंबी हेल्थ गारंटी करती हैं। चोट किसी भी एथलीट की पहचान नहीं होती, लेकिन उसका रिएक्शन जरूर हो सकती है। हमारे स्पोर्ट्स स्पेक्ट्रम में हम इसी रेजिलियंस को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम स्पोर्ट्स के एक नए एंगल को लेकर फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे अवेयर एंड कीप वॉचिंग DD स्पोर्ट्स।